हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणा ई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं नीट 2019 पेपर के साथ। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं नीट 2019 पेपर। और अब आपको मालूम ही है कि बेटा नीट तो अब होने ही वाला है सितंबर 13 को। तो बेटा बिल्कुल डटे रहें, बिल्कुल हार नहीं माने, बिल्कुल बढ़िया करके मेहनत करें। आखिरी दिन तक बेटा जो मेहनत करते हैं वो जरूर कामयाब होते हैं। तो आखिरी दिन तक मेहनत करनी है। पिछले 10 साल के पेपर्स बिल्कुल थॉरोली देख लीजिए एक बार, पेपर की फॉर्म में करिए, गलतियां नोट करिए। गलतियां बेटा अब होनी ही नहीं चाहिए। आपकी बढ़िया से बढ़िया अपनी मतलब प्रिपरेशन, लेकिन अभी लोड मत डालिए दिमाग पे। जो भी नंबर आए उसको मतलब अपने को एक्सेप्ट करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। गलतियां देख लीजिए, बहुत सारा पेपर रिपीटेड आएगा, है ना। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना। तो आप कोशिश करें बेटा जल्दी से जल्दी जितने आपने पेपर्स दिए हैं एफएसटीज वगैरह उनके सॉल्यूशन देखिए दोबारा से तिबारा से, है ना। और फॉर्मूले रिवाइज करते चलिए, बेसिकली सिलेबस के टच में रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। ये मैं कोड S2 की बात कर रहा हूं 2019, जो कि पैन इंडिया में हुआ था, है ना। मैं अभी 2019 अगली मेरी वीडियो आएगी 2019 उड़ीसा का जो पेपर है वो भी मैं वीडियो जल्दी मतलब नेक्स्ट वीक में ही लॉन्च कर दूंगा। चलिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। बेटा एक कंप्लीट वाइब्रेशन, वो तो जहां से चले थे वहीं आ गए, जहां से चले थे वहीं आ गए। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होती है एवरेज वेलोसिटी। कोई भी पोजीशन ले लो, भले पार्टिकल की मेन पोजीशन मान लो ये है, तो एक ऑसिलेशन बाद तो बेटा एक वाइब्रेशन के बाद तो यहीं आएगा ना पार्टिकल। तो एक टाइम पीरियड में एवरेज वेलोसिटी जो बेटा आएगी वो क्या आएगी निकल के? जीरो। वो क्या निकल के आएगी प्यारे बच्चों? जीरो निकल के आएगी, है ना। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही वाहियात सा क्वेश्चन है। मैं ये क्वेश्चन नंबर 92 वाला है, कई बार आपको बता चुका हूं। इनफैक्ट ये 2018 या 17 के पेपर में भी इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, ओरली हो सकता है। आइए देखिए, ये दो बेटा लेंसेज हैं, दोनों की फोकल लेंथ f है, तो इक्विवेलेंट की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? f/2। अब यहां डाल दिया लिक्विड, क्या डाल दिया? लिक्विड, है ना। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है बेटा? 1.5। और इसका भी क्या है? 1.5। इसका भी 1.5। तो बेटा यहां कुछ रिफ्रैक्शन होने ही नहीं वाला है। तो एक सरफेस और फिर दूसरा सरफेस और पूरा 1.5 वाला है, तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? f, है ना। इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? f ही हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि जब लिक्विड नहीं है तब फोकल लेंथ, और जब लिक्विड है तो उस टाइम फोकल लेंथ का रेशियो बताना है। तो जब लिक्विड नहीं है तब फोकल लेंथ है f/2। बेटा इस कंडीशन में एफ का f/2 कैसे? 1/f इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो आएगा 1/f प्लस 1/f, तो ये जाएगा 2/f। तो f इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा f/2। क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों? f इक्विवेलेंट f/2। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। बेटा मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, जो f इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? f/2 निकल के आ रहा है इस कंडीशन में। और जब ये डाल दिए तो बेटा पूरा एक ही तो लेंस बन गया, वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना। थिन लेंस ही है तो बेटा वही r इधर है, वही r इधर है। तो बेटा ये किसने कहा कि जो थिकनेस से क्या फर्क पड़ने वाला है? हम तो थिन लेंसेज की बात करें, तीन लेंस भी मिलके थिन ही मिलेगा, क्योंकि थिन लेंस है, टेंड्स टू 0 है थिकनेस। तो बेटा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो वही एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो वही बेटा बेसिकली डेविएशन आएगा एंड हेंस वही फोकल लेंथ आएगी। तो बेटा वापस वही बन जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। नहीं तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बेटा अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इसकी -f हो गई। क्यों? क्योंकि बेटा देखो जो यहां पे एंगल है ना, जो यहां एंगल है वो तो सेम है, और इसका जो एंगल बनेगा नीचे वो भी सेम बनेगा। तो जितना ये डेविएट करेगा इधर, उतना ही ये डेविएट करेगा वापस अपने बेस की तरफ। प्रिज्म कैन बी assumed टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट थिन लेंसेज, ठीक है। तो बेटा ये f है तो ये -f वाला हो जाएगा। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, ठीक है। तो बेटा बाद में क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ वापस से f हो जाएगी। बाद में क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ वापस से f हो जाएगी, क्योंकि बेटा बीच में कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं होना, आप ऐसे समझ लीजिए। बेटा अभी थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या आया था, जो मेरे को एग्जैक्टली ईयर याद नहीं आ रहा, 17 या 18 की बात है। उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ये दो लेंसेज हैं, बीच में पानी डाल दिया था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 था। तो बेटा अगर वो नहीं था तो f/2 थी, ठीक है। अगर म्यू 1.5 वाला ही डालते तो f बनती,
क्योंकि वो उतना ही, जितना एक ने डेविएट किया इधर उतना ही वो उधर कर देता, तो वापस f ही रह जाती फोकल लेंथ, खाली एक की फोकल लेंथ आ जाती। पर अब बेटा डाले 4/3 वाला, तो वो f/2 वाले को f तक तो नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि म्यू जो है वो कम है, 4/3 है, 1.5 नहीं लिया। कह रहे थे 4/3 वाला डाला, तो बेटा वो क्या करेगा, डेविएट तो कर देगा लेकिन f तक नहीं कर पाएगा वापस, वो उसको f तक वापस नहीं ले जा पाएगा, एक लेंस की फोकल लेंथ नहीं बना पाएगा, क्योंकि म्यू 1.5 नहीं है, 1.33 है। तो बेटा f/2 से f के बीच में आंसर आना चाहिए था, और ऐसा ऑप्शन ए ही आया था, है ना। तो बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो बेटा बस मेरी बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि अगर पूरी कैलकुलेशन करते तो बेटा वो टाइम टेकिंग हो जाता। तो बेटा मैंने बस आपको ये बताया, अगर दो लेंस हैं, बीच में अगर आपने लिक्विड डाल दिया सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ग्लास वाला, तो जितना एक डेविएट करेगा उतना दूसरा कर देगा, तो खाली एक लेंस की फोकल लेंथ बचेगी f, और अगर लिक्विड नहीं है तो f/2, और पानी अगर डाला, मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला डाला, तो वो f/2 से कुछ तो उधर खिसकाएगा, डाइवर्ज करेगा, लेकिन f तक नहीं पहुंचा पाएगा, तो f/2 से f के बीच का आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, इसमें क्या है बेटा, एक पार्टिकल है कांस्टेंट, एक वेलोसिटी v से जा रहा है, तो कह रहे हैं उसमें तीन फोर्सेस लग रहे हैं p q r एज शोन इन फिगर। तो बेटा कह रहे हैं बताइए कि उसकी वेलोसिटी का क्या होगा आगे। बेटा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि तीन फोर्सेस ऐसे दिखा रखे, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और तीसरा वेक्टर, तो इन तीनों का सम क्या आएगा, ये प्लस ये क्या बन जाएगा ये, और ये प्लस ये क्या बन जाएगा 0, तो नेट फोर्स 0, नेट फोर्स क्या है 0। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, बहुत ही सिंपल, नेट फोर्स 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 94 S2 सेक्शन में S2 कोड है, ionized hydrogen atoms and alpha particles with same momenta enters perpendicular to a magnetic field B, the ratio of radii of path RH by R alpha, RH by R alpha, मोमेंटम सेम है, mv सेम है, by qb, इसके लिए EB आएगा, मोमेंटम सेम है टोटल, तो mv लिख दिया, by 2EB, मार्कर थोड़ा अच्छा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 2:1, क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों 2:1, ठीक है। तो बेटा मैं आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा जो रेडियस का रेशियो पूछा था RH बाय R अल्फा, कह रहे थे मोमेंटम दोनों का सेम है, तो बेटा क्या आंसर आ जाएगा 2:1 RH बाय R अल्फा, क्योंकि MV बाय QB होता है, MV दोनों का सेम है, मोमेंटम सेम है, B दोनों के लिए सेम है, 2:1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 4m मास वाला आ रहा है, 2m मास से टकरा रहा है, 4m मास वाला आ रहा है, 2m से टकरा रहा है, बहुत शानदार। ये है 4m मास, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो रहा है 2m मास से, इसकी वेलोसिटी मान लो इनिशियली u है, और टकराने के बाद पूछ रहे परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4m, खाली इसकी परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल तो बराबर होती है इलास्टिक कोलिजन में, है ना। तो बेटा मान लो टकराने के बाद ये v1 से चलेगा और ये v2 से चलेगा, 2m वाला, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, e क्या है 1 इंटू u, तो ये v2 माइनस v1 तो u आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए, 4mu इज इक्वल्स टू 4mv1 प्लस mv2, तो यहां क्या देगा 4u इक्वल टू 4v1 प्लस v2, 4u इज इक्वल टू 4v1 प्लस v2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। तो यहां क्या निकल के आ जाएगा बेटा, यहां पे आप इसको सिंपली ऐड कर दीजिए, है ना। बेटा कैसे निकाला मैं फिर बताता हूं, एक तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 इज e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, e1 हो गया क्योंकि इलास्टिक है, फिर लगाया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 4mu इक्वल टू 4mv1 प्लस mv2 प्लस 2mv2 प्लस 2mv2, यहाँ पे 2v2 आएगा, ठीक है। अब बेटा कैसे करें इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, ऐड कर दीजिए, सॉरी अच्छा v1 को उड़ाना है, 4 से मल्टीप्लाई करिए और ऐड करिए, 4v2 प्लस 2v2 क्या आ जाएगा 6v2 इज इक्वल्स टू 8u, v2 क्या आ जाएगा 4u/3, ठीक है। ये v2 आ गया 4u/3, तो v2 अगर 4u/3 तो v1 क्या हो जाएगा u/3। अब
परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शन लॉस, फ्रैक्शन लॉस मतलब 1 में लॉस, मतलब KF हो गई KI से, तो KI माइनस KF का लॉस आया, किसमें, KI में। तो 1 में कितने का लॉस आएगा, 1 में जो लॉस आता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन लॉस, KI माइनस KF बाय KI, दैट इज फ्रैक्शन लॉस को F से डिनोट कर देता हूं 1 माइनस KF बाय KI। KF कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, KF हो जाएगा हाफ 4m V1 स्क्वायर। V1 की वैल्यू कहां लिखी मैंने अभी आपको, कहां लिख के दी थी बेटा, V1 आया था U/3, हाफ 4m U/3 स्क्वायर, और ऊपर क्या है, नीचे क्या आएगा बेटा, इनिशियल क्या थी, हाफ 4m U स्क्वायर, बस खत्म। तो क्या बचेगा बेटा, हाफ 4m U स्क्वायर, तो ये 1 माइनस 1/9 दैट इज 8/9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4। बहुत ही सिंपल था बेटा। एक कोलिजन का कैसा भी क्वेश्चन है तो लगाना क्या होता है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आई होप बड़े आराम से आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आगे क्या है, कह रहे हैं द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, रिवर इज फ्लोइंग एट 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, he is standing on the south bank and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his strokes with respect to north is given by। कह रहे हैं नॉर्थ की रिस्पेक्ट में किधर को उसको स्ट्रोक्स मारने चाहिए, आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन ये है कि रिवर बह रही है 10 से, मैन स्विम कर सकता है स्टिल वाटर में 20 से। अब उसको जाना है शॉर्टेस्ट पाथ पे, तो उसको नॉर्थ से किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कुछ ऐसे जाने की कोशिश करेगा वो 20 से, ताकि 10 उसको रिवर इधर ले आए और नेट वेलोसिटी इधर को हो जाए। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, साइन थीटा निकल के आ रहा है हाफ 10/20, थीटा आ गया 30 डिग्री, ठीक है। साइन थीटा आ जाएगा 10/20 दैट इज हाफ, थीटा आ गया 30 डिग्री। तो बेटा उसको 30 डिग्री पे स्ट्रोक्स मारने पड़ेंगे, है ना, इन ऑर्डर, ताकि वो शॉर्टेस्ट पाथ वाली लाइन पे जा पाए। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार फिर बता देता हूं बेटा। 30 डिग्री किस तरफ को मारने पड़ेंगे स्ट्रोक्स, अगर ऑप्शन बताऊं तो 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री, क्योंकि ईस्ट की तरफ को रिवर बह रही है तो उसको कुछ ऐसे स्ट्रोक्स मारने पड़ेंगे ताकि नेट वेलोसिटी ऊपर को जाए। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्विमर प्लस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, नेट ऊपर को होनी चाहिए। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, चलिए पहले रब कर देते हैं इसको फटाक से। आइए बढ़े जाए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 96 के बाद 97। बेटा ये वोल्ट मीटर एमीटर थोड़ा सा मेरे को एम्बिगुअस क्वेश्चन ही लगा था ये, पर अगर नीट का क्वेश्चन है तो बेटा अगर जैसे ही वोल्ट मीटर एमीटर देखे तो आपको मान लेना है कि वो आइडियल है, अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो, ठीक है। तो अगर ये आइडियल है, ये 10 ओम है, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये 10 वोल्ट है, फिर से वही 10 ओम। अब वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में अगर 10 ओम जोड़ भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। पर मेरे अकॉर्डिंग बेटा क्वेश्चन को ये मेंशन करना चाहिए था ये आइडियल है, आंसर तो डेफिनेटली आइडियल के अकॉर्डिंग ही दिया था, पर मेंशन करना चाहिए था कि ये आइडियल है, ना मेंशन करना गलत है। क्यों, क्योंकि बेटा अगर ये आइडियल है फिर तो काम खत्म हो गया। 10 ओम ऐड कर दो इनफाइनाइट में तो क्या फर्क पड़ेगा, आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो बेटा क्या बन जाएगा, बेटा वही सर्किट बन गया, तो वही एमीटर की रीडिंग आएगी, वही वोल्ट मीटर की। तो बेटा आंसर क्या आएगा, I1 = I2 एंड V1 = V2, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन ये है कि सॉरी अगला नहीं करेंगे, पहले ऐसा करेंगे कि अगर मान लेते हैं कि अगर ये रियल होते तो, अगर मान लो ये वोल्ट मीटर एमीटर, अगर मान लो कि अगर दोबारा से नीट क्वेश्चन बनाना चाहे और इसको रियल बना दे, तो बेटा 10 ओम लगाने से ये पक्का है कि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। अगर ये रियल है डिवाइसेस, मतलब एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस है, तो अगर
रेजिस्टेंस टोटल हमने बढ़ा दिया, तो ये पक्का है कि जो पहले करंट था I1, अब I2 जो आएगा वो कुछ कम आएगा, I2 विल बी लेस देन I1। और अगर I2 कम हो गया तो इसके क्रॉस पहले पोटेंशियल ड्रॉप था I1R, अब क्या आएगा I2R जो कि कम आ रहा है, तो इसके क्रॉस बेटा इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू 10 है। अगर इसके क्रॉस कम हो गया, करंट कम हो गया, तो IR कम हो गया, एमीटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया, तो इसके क्रॉस बढ़ जाएगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी, तो V2 ग्रेटर देन V1 आ जाएगा और I2 लेस देन I1 आ जाएगा। अगर रियल डिवाइसेस होते कि वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता, कि अगर वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता तो बेटा फिर क्या होता, क्योंकि अगर आपने रेजिस्टेंस लगाया, ये इनफाइनाइट नहीं है, कुछ फाइनाइट ही है, तो बेटा क्या होता कि टोटल रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाता, करंट कम होने से, पर ये कह देते कि मतलब वोल्ट मीटर का होता तो ज्यादा रेजिस्टेंस ही है 400 ओम है ना, ऐसा कुछ दिया होता। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो जाता, I2 लेस देन I1 आता, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है डेफिनेटली वो बढ़ता, क्योंकि IR कम हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्लस इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 10 होना चाहिए, तो बेटा अगर इसके क्रॉस कम होगा तो इसके क्रॉस बढ़ जाना चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98, 800 turn coil of effective area 0.05 is kept perpendicular to a magnetic field 5 into 10 की पावर minus 5 Tesla when the plane of coil is rotated by 90 degree around any of its coplanar axis in 0.1 second। ठीक है, EMF induced। बेटा ये थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन गड़बड़ है, एम्बिगुअस है यहाँ पर, मतलब एक चीज, मतलब एम्बिगुअस नहीं कहूंगा, कर तो लेंगे ही, लेकिन मतलब क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर ये है कि क्वेश्चन को ये कहना चाहिए था एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि 0.1 सेकेंड्स की बात है बेटा। जैसे अगर स्पीड पूछी जाए है ना, 0.1 सेकेंड में इतना चला पार्टिकल, तो स्पीड पूछी जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से जो स्पीड आती है वो एवरेज स्पीड आएगी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर टोटल चेंज इन फ्लक्स अपॉन टोटल टाइम से क्या आएगा, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। बेटा अगर कह रहे हैं पहले मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है लूप के, इसको 90 डिग्री से टर्न कर दिया, तो पहले फ्लक्स क्या था, बी ए, एक टर्न से फ्लक्स, तो एन टर्न से ये फ्लक्स हो गया, बाद में जीरो, चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, ये आएगा एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इन्होंने इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली कह दिया, तो ये गलत है। तो बेटा यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे थे क्वेश्चन में 800, एन की वैल्यू पुट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी 0.05, सॉरी 0.05 है एरिया, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी 5 into 10 की पावर -5 बाय 0.1। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। ये क्या बन जाएगा, 5 5 25, 25 into 8 200, तो 10 की पावर देखनी, 2 टाइप का ऑप्शन होना चाहिए, 2 टाइप के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, और 10 की पावर क्या बन रही है 100, 0.02 हटाइए, ये 2 0 हट गए, 10 की पावर -4 हो गया, और ये 200 था, 10 की पावर -2, दैट इज 0.02 वोल्ट। इतनी कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, कह रहे एंगल ऑफ डिप पॉजिटिव है और नेगेटिव है, एक जगह पे पॉजिटिव है, ए पे पॉजिटिव है, बी पे नेगेटिव है। बेटा देखिए अगर ये अर्थ है, ठीक है, मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट हम एज्यूम करते हैं कि मैग्नेट है, ठीक है, और जिसका नॉर्थ पोल नीचे को होता है, ठीक है, तो बेटा जो फील्ड लाइंस आएंगी वो किस तरीके की आएंगी, इस तरीके। और एंगल ऑफ डिप बेटा जो चीज है ना, वो डेवलप हुई थी मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बेटा, तभी हमने नाम डिप रखा कि नीचे को डिप कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऐसे होती है, डिप करती है मैग्नेटिक नीडल, है ना। तो बेटा डिप, अगर जिस चीज का नाम ही डिप है, मतलब कितना डिप हो रहा है, तो हम अगर हम कहेंगे 25 डिग्री डिप हो रहा है, इसका मतलब नीचे को है। पॉजिटिव डिप का मतलब ही यही होता है कि नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से नीचे को। क्वेश्चन कह रहा है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस एंगल ऑफ डिप इज पॉजिटिव 25 डिग्री। एंगल ऑफ डिप 25 डिग्री मतलब नीचे को 25 जाना है, और एक कह रहा है -25, नीचे को 25 मतलब एक्चुअली ऊपर को जाना। तो ऊपर को कहां होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को कहां होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब बी सदर्न हेमिस्फीयर में है और ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। दैट इज ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला, ए इज लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि डिप पॉजिटिव है, क्योंकि डिप कर रहा है और यहां पे बेटा ऊपर को जा रहा है, तो बी डेफिनेटली सदर्न हेमिस्फीयर में और ए डेफिनेटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगला, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किए 10,000 वोल्ट से, डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। रेस्ट से एक्सेलरेट किए इलेक्ट्रॉन को 10,000 वोल्ट से। ठीक है भैया, बेटा लैम्डा होता है h/mv, लैम्डा होता है h/mv, mv को लिख सकते हैं √2m के,
mv को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, √2m के। और काइनेटिक एनर्जी का ई क्यूवी, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। बेटा ये जो क्वांटिटी निकल के आएगी इसकी वैल्यू क्या थी, √150, √150 या 12.27 एंगस्ट्रॉम इसमें आती है ये, तो √150 बाई वी, ठीक है। तो वी कितना रखा है 10,000, अब 10,000 का अंडर रूट आ गया 100 और √144 12 होता है, तो √150 क्या जाएगा 12.27, ठीक है। 12.2 भी चलेगा, इंटू 10 की पावर -10 मीटर्स में, और ये 100 एक और है तो 10 की पावर -12, 12.2 इंटू 10 की पावर -12, 12.2 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, दैट इज ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट वन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। 101 क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ये y की वैल्यू दे रखी है, कह रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने मेरी ऑसिलेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, बेटा ये मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं ये मैं प्रीवियस ईयर्स में भी डाल चुका हूं, है ना, उसमें बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन है, तो अगर आप चाहें तो जरूर देखें प्रीवियस ईयर्स, उसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, है ना, अगर आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे, ठीक है। बाकी कुछ चीजें उसमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी आपको। ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, कह रहे हैं इस एसएचएम का एम्पलीट्यूड बताइए। बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका था, ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस फाइव अगर कुछ भी हो तो उनको जोड़ के एक फंक्शन बनाया जा सकता है। और बेटा जब भी कांस्टेंट साथ में होता है, ये कांस्टेंट पता क्या बता रहा होता है, ये कांस्टेंट बता रहा होता है मेन पोजीशन की, मेन पोजीशन ए नॉट है, एम्पलीट्यूड तो इस पे डिपेंड करेगा जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जो कांस्टेंट है वो तो बेकार है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की, √a² प्लस b², और मिनिमम क्या होती है प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू, नेगेटिव ऑफ √a² प्लस b²। मतलब पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये हो गई, पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई, तो एवरेज क्या आ रहा है बेटा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाय 2 क्या आएगा, ए नॉट, ये मेन पोजीशन आ गई। एम्पलीट्यूड क्या बेटा, मेन पोजीशन से मैक्सिमम दूरी ये जा रही है। आई होप मैं आपको समझा पाऊं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b² और मिनिमम होती है नेगेटिव ऑफ √a² प्लस b²। बेटा ये मैथ्स की वो चीज है जो आपको जरूर आनी चाहिए नीट के एग्जाम में। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b² एंड मिनिमम इज नेगेटिव ऑफ √a² प्लस b²। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों। तो मेन पोजीशन हो गई ए नॉट, ए नॉट इज द मेन पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन व्हिच इज √a² प्लस b², ठीक है। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। बेटा हीलियम न्यूक्लियाई को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। इससे बकवास क्वेश्चन बेटा ढूंढाए आपको नहीं मिलेगा नीट के पेपर में। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल किस किस चीज से मिलकर बनता है बेटा, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई, तो इलेक्ट्रॉन का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियाई, तो इलेक्ट्रॉन का कोई सवाल पैदा नहीं होता। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged electric field due to the sphere at a distance r from the center. Okay. Hollow sphere है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो जैसे जैसे 0 से r तक जाएंगे, जैसे जैसे 0 से r तक जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। और उसके बाद बेटा हॉलो स्फीयर के बाहर फील्ड कैसी होती है, kq/r², kq/r²। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो 0 एज r इंक्रीजेस फ्रॉम r लेस देन कैपिटल आर, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीजेस आर एस आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर ग्रेटर देन आर, बिल्कुल गलत बात है बेटा, ये कहना चाहिए, इसका हमको करेक्ट ऑप्शन बोलना चाहिए, ये फोर्थ वाला। 0 एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू आर एंड उसके बाद डिक्रीजेस एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर ग्रेटर देन आर, क्योंकि उसके बाद तो डिक्रीज हो रही है ना बेटा, 1/r² आ रहा है, तो पहले 0 है बाद में 1/r², तो पहले कांस्टेंट है 0 की 0 है जब तक r बढ़ेगा r तक, और उसके बाद क्या होगा बेटा, घटेगी, उसके बाद क्या होगा बेटा, घटेगी। आई होप मैं आपको समझा पाया। अगला क्वेश्चन बेटा कन्वेंशनल क्वेश्चन, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि मैं एरर की अपनी वीडियो बना चुका हूं टोटल 3, जिसमें डाले तो मैंने एडवांस के क्वेश्चन है, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो मेरी वीडियो देख लीजिए नीट के एग्जाम से पहले। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे उसमें।
है ना। मीटर ब्रिज वाला बस जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, जो एरर्स में मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आता है एडवांस में, बाकी सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर देख लेना चाहिए। एक रेजोनेंस कॉलम का मैंने क्वेश्चन कराया था FST 15 के अराउंड, वो जरूर देख लेंगे आप लोग, तो एरर्स आपका तैयार हो जाएगा। x की वैल्यू क्या रखी है, a की पावर 2, b की पावर 1/2, c की पावर 1/3 और d की पावर 3। बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, x की पावर a k, x की पावर a, y की पावर b अपॉन z की पावर c। तो बेटा अगर कोई मेरे से कहेगा परसेंटेज एरर इन p, तो कैसे निकालेंगे बेटा, लॉग डिफरेंशियल ले लेंगे, ln p इज इक्वल्स टू ln k प्लस a ln x, बेटा ये आपको करना आना चाहिए, प्लस b ln y प्लस b ln y माइनस c ln z। ठीक है, लॉग अब डिफरेंशियल ले लीजिए, dp बाई p इंटू 100 भी करते, d 1/p dp आ जाएगा, इंटू 100 कर दीजिए, प्लस a बाई x dx इंटू 100 प्लस b बाई y dy इंटू 100 प्लस c बाई z dz इंटू 100। बेटा एरर हमेशा ऐड करते हैं, हो सकता है इनमें पॉजिटिव एरर हो, इसमें नेगेटिव हो, एरर वर्स्ट केस में बताते हैं हमेशा। ठीक है, तो बेटा हम बोल सकते हैं परसेंटेज एरर इन p इज a टाइम्स परसेंटेज एरर इन x प्लस b टाइम्स परसेंटेज एरर इन y प्लस c टाइम्स परसेंटेज एरर इन z। तो यहां पे क्या जाएगा, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a में परसेंटेज एरर दे रखी 1, तो परसेंटेज एरर इन x वो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स परसेंटेज एरर इन a वो मेरे को दे रखा है 1, प्लस हाफ टाइम्स परसेंटेज एरर इन b वो मेरे को दे रखा है 2, प्लस 3 टाइम्स परसेंट 1/3 टाइम्स, आई एम सॉरी 1/3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन c वो मेरे को दे रखा है 3, प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन d जो मेरे को दे रखा है 4। तो ये हो गया 12 प्लस 1 13, 1 14, 14 एंड 2 16%। तो परसेंटेज एरर क्या आ रही है प्यारे बच्चों, 16%। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों, बहुत ही सिंपल था ये। अगला फोर्स दे रखा है 20 + 10y x ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन वेयर f इज इन न्यूटन एंड y इन मीटर। द वर्क डन बाय द फोर्स व्हेन पार्टिकल इज मूव्ड फ्रॉम 0 to 1 मीटर। ठीक है भैया, 20 + 10y कैलकुलस का एकमात्र क्वेश्चन आया है पेपर में, वो ये रहा, और ये क्वेश्चन भी मैंने क्लास में आपको बताया हुआ है और इसको ओरली करना भी सिखाया हुआ है। ओरली बेटा अगर बिना कैलकुलस के करने का मूड हो, जैसे मैंने क्लास में कराया था, एफ वाई ग्राफ बनाएंगे तो 20 + 10y, 0 पे 20 है वैल्यू और 1 पे 30 हो गई वैल्यू। तो बेटा एफ डी वाई होता है छोटा छोटा एरिया, छोटा छोटा एरिया, छोटा छोटा वर्क डन, छोटा छोटा एरिया, छोटा छोटा वर्क डन, टोटल एरिया, टोटल वर्क डन। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 20 + 30 इनटू हाइट विच इज 1। तो ये क्या बन जाएगा 50/2 दैट इज 25। ठीक है, और अगर आपको लगे नहीं हमको तो इंटीग्रेट करना है, तो 20 + 10y ये हो गया फोर्स, ये हो गया फोर्स जो लग रहा है। एफ डी वाई का इंटीग्रेशन करना है, एफ डी वाई का इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 से 1। यही सेम वैल्यूज के साथ ही मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था। तो बेटा क्या आएगा बेटा 20 + 10y² 10 × 1/2 ये क्या आ जाएगा बेटा 20y और अपर लिमिट 1 20। अगर आप चाहें तो पूरा लिख ही देता हूँ, 20y + 5y² ये आ गया। 0 से 1 इंटीग्रेट करना है, 1 पुट करना है खाली, 20 + 5 क्योंकि लोअर लिमिट तो 0 है। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाए। 105 नेक्स्ट 106 कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज्ड। क्या बकवास क्वेश्चन है बेटा। बेटा Q0 किस में होता है बेटा, बच्चा जानता है, गांव का बच्चा जानता होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में। बेटा Q0 हीट ट्रांसफर 0 बेटा वो किस में होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज 0 होता है। नेक्स्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड। बेटा ये तो बहुत ही सिंपल है, इलेक्ट्रिक हीटर, उसमें तो जूल हीटिंग होती है बेटा, करंट फ्लो करता है तो हीट जनरेट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो डेफिनेट है कि एडी करंट आएगा ही आएगा, क्योंकि बेटा करंट अगर फ्लो कर रहा है बीच में कोर है तो उसमें एडी करंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है,
इंडक्शन फर्नेस तो मतलब वर्क ही एडी करंट पे करते हैं, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करते हैं, उसके कारण एडी करंट जनरेट होते हैं, उसी के कारण गर्म होता है इंडक्शन फर्नेस। मैग्नेटिक ब्रेकिंग, ये तो बेटा एनसीईआरटी का कोर एग्जांपल होता है, हम काइनेटिक एनर्जी को हीट में लॉस करते हैं। ठीक है भैया। अगला यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है बताइए भैया, आप ही बता दीजिए थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट। थर्मल कंडक्टिविटी किस फॉर्मूले में आती है? हीट करंट के फॉर्मूले में। हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जिसको हम बोलते हैं हीट करंट। हीट करंट H इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल। के ए डेल्टा टी बाई एल भैया, के ए डेल्टा टी बाई एल ये क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम, पावर। पावर क्या होगी? वॉट। वॉट को W से लिख दें खाली, चलेगा। के निकालना है यूनिट, मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर केल्विन, वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है भैया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वॉट पर मीटर पर केल्विन, सही बात है भैया। पर मीटर पर केल्विन, मतलब पर मीटर केल्विन जब बोल रहा था, मीटर केल्विन दोनों नीचे बोल रहा था, तो कौन सा सही हो जाएगा भैया? ऑप्शन 2। बहुत सिंपल है भैया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 109, 109। ठीक है, इसमें कह रहे हैं सरफेस पे 200 न्यूटन वेट करता है एक ऑब्जेक्ट, कितना नीचे ले जाए धरती माता के खोद के, कितना अंदर चले जाए ताकि उसका वेट हाफ हो जाए। बेटा जो जी का ग्राफ होता है बेटा, अंदर प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर हाफ करना है तो रेडियस हाफ करना पड़ेगा, हाफ पे, क्योंकि एमजी को हाफ करने के लिए मास को तो चेंज कर नहीं सकते, जी को ही कर सकते हैं अंदर जाके। तो जी हाफ कहां पे होगा? r/2 पे। रेडियस आधे रेडियस पे। क्वेश्चन क्या था? A body weighs 200 न्यूटन on the surface of earth, how much will it weigh halfway down to the center of earth? तो एक्चुअली मेरे को ना क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन थोड़ा सा ये नहीं, क्वेश्चन ये नहीं है कि हाफ कहां पे होगा, कह रहे हाफ वे डाउन वेट क्या होगा बेटा? अंदर प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है ना, जी एम एक्स बाय आर क्यूब। ठीक है, तो अंदर प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है, तो बेटा आर पे अगर वैल्यू जो भी है तो r/2 पे हाफ होगी, r/3 पे 1/3 होगी, r/4 पे 1/4 हो जाएगा वेट। तो वेट जो हो जाएगा बेटा हाफ हो जाएगा अगर हम हाफ वे डाउन चले जाएं अर्थ के अंदर। ठीक है भैया। अगला है टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटीज लैम्डा कूलम्ब पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम्ब पर मीटर आर प्लेस्ड अ डिस्टेंस 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? ओके, एक लैम्डा है, एक माइनस लैम्डा है, एक लैम्डा है, एक माइनस लैम्डा है। यहाँ पे फील्ड बतानी है, तो इसके कारण फील्ड इधर को आएगी, ये +1 चार्ज पे जो फोर्स होता है उसको बोलते हैं फील्ड। ये कहेगा चल हट, और ये कहेगा आ जा। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर, विच इज ऑप्शन 1। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण जो फील्ड आती है वो आती है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितनी आती है प्यारे बच्चों? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आगे, a mass m is attached to a thin wire and whirled in a vertical circle. The wire is most likely to break when mass is at the lowest point. भैया अगर पत्थर को बांध के अगर आपने जीवन में कभी घुमाया है, धागा टूटेगा तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, क्योंकि उसी टाइम पे टेंशन सबसे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं। पत्थर पे बैठ जाइए और महसूस करने की कोशिश करिए। mg तो हमेशा नीचे को है और mv² और r हमेशा बाहर को है। कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहे हैं, ये भी नहीं कह रखा। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे आएगा तो mg भी इधर को, mv² और r भी इधर को, और यहाँ पे आएगा ना बेटा mg पूरा नहीं खींच रहा होगा, mg cos थीटा खींच रहा है, मतलब पूरा mg नहीं खींच रहा है, mg cos थीटा और mv² और r। मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी अगर वही भी है तो, वेलोसिटी वही भी है तो भी कम हो गया टेंशन, क्योंकि mg का एक कंपोनेंट है। बल्कि मैं जानता हूँ ऊपर जाते जाते वेलोसिटी कम होगी, तो ये भी mv² और r भी कम हो जाएगा, और mg का एक कंपोनेंट है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, अब यहाँ तो mg का कंपोनेंट ही नहीं रहेगा, खाली mv² और r। आई होप मैं आपको समझा पाया बच्चों। सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होती है? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो टूटने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ये एक सर्किट दे रखा है, द करेक्ट बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट डायग्राम ड्रॉन इज NAND NOR AND OR। ओके बेटा, इक्विवेलेंट टू पूछ रहे हैं, सर्किट डायग्राम किसके इक्विवेलेंट है? NAND NOR AND OR। भैया देखो ये है, ठीक है, यहां एक एलईडी रेजिस्टर है, ये एलईडी है, ये 6 वोल्ट है,
तो करंट यहां से आएगा। अगर ये दोनों ऑन होंगे ना बेटा तभी इसकी शॉर्ट सर्किटिंग होगी, तभी यहां से चला जाएगा करंट। इसमें नहीं आएगा कब? जब दोनों ऑन होंगे। जब दोनों 1 होंगे ना बेटा तभी केवल 0 मिलेगा। एक भी अगर ऑफ होगा तो करंट यहां से जाएगा ही जाएगा, तो ये जलेगा ही जलेगा। मतलब अगर ये दोनों ऑफ हो, 0 0 हो तो भी ये 1 होगा। अगर ये 0 1 हो बेटा करंट नहीं जा सकता, तो भी ये 1 होगा। अगर ये 1 0 हो तो भी ये 1 होगा। खाली जब ये दोनों ऑन होंगे ना तब 0। जब ये दोनों ऑन होंगे, जब दोनों 1 होंगे तो 0। मतलब ये भी ऑन है एंड ये भी ऑन है तब 0। 1 1 पे 1 आता है एंड में, 1 1 पे 0 आता है नैंड में। तो ये तो नैंड गेट है बेटा। आप देख लो ए बी बार 1 1 का बार, 0 0 का बार, 0 1 0 का बार, 1 0 0 का बार। तो नैंड गेट है। कौन सा गेट है? नैंड गेट। बहुत ही सिंपल था प्यारे बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है बता देता हूं मैं आपको। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टैक्ट against the inner wall of hollow cylindrical drum of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis. बेटा ऐसे है ना, ये इस तरीके से कह रहे मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ताकि ये गिरे नहीं। बेटा n तो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। एंगुलर वेलोसिटी की बात करें इसलिए टोटल फोर्स सेंटर की तरफ को तो यही m ओमेगा स्क्वायर r, सेंटर की तरफ को n है। जो भी टोटल फोर्स सेंटर की तरफ को होता है बेटा वो किसके बराबर होता है? m ओमेगा स्क्वायर r। और mg जो होगा वो फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा। तभी तो नहीं गिर रहा हो भैया, नहीं गिर रहा है ना। एक पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये गिरे नहीं। जैसे कार जब चल रही होती है मौत के कुएं में, बड़ी तेज चलती है भैया, तभी नहीं गिरती है नीचे। तो ये नॉर्मल फोर्स आ गया। जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे ओमेगा बढ़ाते जाएंगे नॉर्मल फोर्स बढ़ता जाएगा। ओमेगा कम कर रहे कम कर रहे कम कर रहे कम कर रहे हैं, अब बेटा अब नॉर्मल कम होता जा रहा है। अब बेटा कंडीशन आ गई जस्ट म्यू एन बैलेंस कर पा रहा है इसको। इससे कम किया तो ये भी नहीं कर पाएगा, फिसल जाएगा, है ना। क्योंकि अगर मैं एक ब्लॉक पे अगर फोर्स लगा रहा हूं 1 न्यूटन, 2 न्यूटन नहीं चला, 3 न्यूटन, अब मैंने इतना लगा दी कि म्यू एन के बराबर हो गया, अब और लगाए तो चल पड़ेगा। अब यहां पर मैं क्या करूं? नॉर्मल को कम कर रहा हूं। अगर ओमेगा को कम करूंगा तो नॉर्मल कम होगा, म्यू एन कम होगा। जब एक कंडीशन आ जाएगी ओमेगा कम होते होते इतना हो गया कि म्यू एन जस्ट इसके बराबर हो गया, अब अगर और कम किया तो म्यू एन भी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, फिर नीचे गिरना ही पड़ेगा। तो कह रहे मिनिमम ओमेगा जिस पे जस्ट बैलेंस कर जाए, मतलब जब mg म्यू एम ओमेगा स्क्वायर, म्यू एन के बराबर हो जाए, एन के एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम गया ओमेगा निकालना था तो अंडर रूट जी बाय म्यू आर, खत्म। आर क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको? आर दे रखा है आपको 1 मीटर, म्यू दे रखा है 0.1, एम दे रखा है 10। ठीक है, आर दे रखा है 1 मीटर, आर 1 मीटर है, म्यू 0.1 है और जी तो 10 होता ही है, तो ये क्या आ जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन प्यारे बच्चों करेक्ट हो गया 10 के लिए? ऑप्शन 2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन क्या है? अ स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मीटर स्क्वायर इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ अ फुल फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 मीटर। टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल विल बी नियरली। बहुत ही बेकार क्वेश्चन है यार ये। आइए देखिए, बेटा 2 मीटर तक भरा हुआ है और 2 मिलीमीटर स्क्वायर का होल है। 2 मीटर तक भरा हुआ है और 2 मिलीमीटर स्क्वायर का होल है। और करें तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दी ओपन होल वुड बी नियरली कितना होगा बेटा? अंडर रूट 2gh हो जाएगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी इंटू एरिया होता है फ्लो रेट। एरिया क्या है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू 10 की पावर -6, अंडर रूट 2, जी हो गया 10, एच कितना हो गया 2, 2 बाहर आ जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -6,
√10 होता है 3.14, √10 को पाई बोल देते हैं, √g पाई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -6, 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर -6 विच इज ऑप्शन 3। अप्रोक्सीमेटली पूछा था। अंडर बेटा एरिया इंटू वेलोसिटी होता है फ्लो रेट, और वेलोसिटी क्या होती है √2gh, वेलोसिटी क्या होती है बेटा √2gh, वेलोसिटी क्या होती है प्यारे बच्चों √2gh, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा इसमें पूछा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, अच्छा इंक्लाइन प्लेन का एंगल 60 डिग्री, बेटा एक बार 60 डिग्री के एंगल पे फेंका सेम स्पीड से, और एक बार 30 डिग्री के एंगल पे फेंका सेम स्पीड से। अब बेटा मान लो थीटा एंगल है, जनरल निकाल देते बेटा, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स, बेटा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as लगा देंगे, s कितना आ जाएगा, v 0 हो गया जब रुक गया, तो ये आ गया u स्क्वायर बाई 2a, तो u स्क्वायर तो दोनों के लिए सेम है, और a क्या होता है g साइन थीटा, बेटा a क्या होगा g साइन थीटा। तो बेटा इस केस में 60 डिग्री वाले केस में और 30 डिग्री वाले केस में, पहले केस में x1 ट्रेवल करके रुका, दूसरे में x2, तो u स्क्वायर बाई 2g साइन 60, दूसरे वाले में u स्क्वायर बाई 2g साइन 30, तो ये क्या आ जाएगा बेटा u स्क्वायर बाई 2g तो गया, u स्क्वायर बाई 2a, और a क्या होता है बेटा g साइन 30, mg साइन 30 4, mg साइन थीटा फोर्स होगा बराबर है में, तो साइन 30 हाफ हो जाएगा, और ये √3/2 हाफ अपॉन √3/2 दैट इज 1/√3, और ये कौन से ऑप्शन में है 1/√3, ऑप्शन 1 में। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 116। बेटा ये क्या कह रहा है, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r इज कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, द प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड b विद द डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कंडक्टर इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। बेटा देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे वेरी करती है बेटा, अगर सिलेंड्रिकल कंडक्टर हो तो जिसमें करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं आपको याद दिला देता हूँ बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी डिस्टेंस r पे अंदर वो होती है, मैग्नीट्यूड बोलो तो μ0 Jr/2 होता है, ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में बोलो तो μ0 J क्रॉस r/2, और बाहर होता है बेटा μ0 I/2πr। ये इनसाइड होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और आउटसाइड कितनी होती है प्यारे बच्चों, आउटसाइड होती है μ0 I दैट इज टोटल करंट बाय 2πr। प्रूफ कैसे करते थे बेटा, यहाँ पर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते थे, B.dl का समेशन क्या होता है बेटा, B.dl का समेशन होता है μ0 टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा B इंटू 2πr, क्योंकि सिमेट्रिक सिचुएशन है, मैग्नेटिक फील्ड तो इसी तरीके से होती है, तो B इंटू 2πr और μ0 टाइम्स करंट एनक्लोज्ड, वन एरिया में करंट J है तो πr स्क्वायर में कितना हो जाएगा J इंटू πr स्क्वायर। यहां से बेटा क्या आ गया हमारे पास, यहां पर से मेरे पास आ गया μ0 Jr/2। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं प्यारे बच्चों, ये आ गया μ0 Jr/2, और वेक्टर फॉर्म में बन जाता है J क्रॉस R, क्योंकि अगर मान लो करंट बाहर को है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, तो J क्रॉस R करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में μ0 J क्रॉस R/2 और मैग्नीट्यूड μ0 Jr/2, और बाहर कैसे निकालेंगे बेटा, यहां पर अगर B.dl का समेशन करेंगे तो B इंटू 2πr है, यहाँ पे μ0 I आ जाएगा, तो μ0 I/2πr। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। और टोटल करंट कैसे निकाल सकते हैं, मान लो कैपिटल R रेडियस है, J इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा करंट। आई होप मैं आपको समझा पाया बेटा, वन एरिया में करंट जो है वो J है, तो पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो बेटा पाई आर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू J दैट इज टोटल करंट, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन टू क्वेश्चन नंबर 170। ये क्या है बेटा, एक कह रहे हैं हमने एक सोप बबल बनाया, और जो सोप बबल है हमसे कह रहे हैं, जो सोप बबल है बच्चों ध्यान से सुनिए मेरी बात, कह रहे हैं जो सोप बबल है उसके अंदर जो एक्सेस प्रेशर है और वाटर के सरफेस से Z0 डेप्थ पे जो एक्सेस प्रेशर है वो बराबर। मैं समझाने की कोशिश करता हूं बेटा आपको, यहाँ पे Z0 डेप्थ पे जो एक्सेस प्रेशर है और एक सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है, मतलब 4T/R सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर, और यहाँ पे क्या होगा ρg, H से बढ़ता है तो ρg Z0, तो Z0 ही पूछे क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, ठीक है।
मेरे को ये कैलकुलेशन करना है, कोई खास वैसे मूड तो था नहीं, लेकिन चलिए यही कर देते हैं। सरफेस टेंशन देखिए 2.5 इंटू 10⁻², 4 इंटू 2.5 10 बन जाएगा। वही मैं कहता, कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। आर रेडियस कितना दे रखा है मेरे को, रेडियस दे रखा है 1 mm, दैट इज 10⁻³ मीटर। रो हो गया 10⁻³ और जी 10, ये 10 इससे उड़ा, ये 10⁻³ यहां से उड़ा, तो ये 10⁻² आ गया। 10⁻² मीटर आया Z0, इतने मीटर। तो सेंटीमीटर में क्या जाएगा बेटा, 1 सेंटीमीटर इंटू 100। बहुत ही सिंपल था। कह रहे हैं जो एक्सेस प्रेशर है Z0 डेप्थ पे और जो सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर है दैट इज सेम। आई होप मैं आपको समझा पाए बच्चों, ठीक है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहे हैं आर हाइट पे लेके जाना है, अर्थ के सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को आर हाइट पे लेके जाना है, हमको कितना वर्क करना पड़ेगा। बेटा वर्क की बात नहीं करनी चाहिए, हमको मिनिमम वर्क की बात करनी चाहिए, क्योंकि वर्क तो हम कितना भी कर सकते हैं, पर ये नीट के पेपर में कई बार ऐसी छोटी छोटी एरर्स आती हैं जिसको हम इग्नोर कर लेते हैं, ठीक है। आइए फिर से इग्नोर करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा अगर अर्थ के सरफेस से मेरे को लेके जाना है m मास को r हाइट पे, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, -gmm/r। और यहां पर क्या हो जाएगी बेटा, जब वो r हाइट पे आ गया तो सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गया 2r, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी -gmm/2r। और वर्क डन कितना हो जाएगा बेटा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये मिनिमम वर्क डन है, क्या मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। बेटा पहले भी कई बार आपको एग्जांपल दे चुका हूँ, क्लास से एक बच्चे को बाहर निकालना हो तो बहुत तबीयत से उसको आराम से, है ना, लाते घूसे मार के लेके जाए, है ना, और बेटा क्लास के बाहर जाके उसको मतलब जोर से लात मारे और उसको चंदा मामा पे पहुंचा दे, और एक तरीका प्यार से जाके दरवाजा बंद कर दे खाली, है ना। तो बेटा वर्क तो हम कितना भी कर सकते हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा वर्क होगा उससे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मिनिमम वर्क खाली पूछना चाहिए जो हम निकाल सकते हैं। तो यूएफ माइनस यूआई करूंगा तो क्या आ जाएगा, gmm/2r। बेटा कर लेंगे दिस माइनस दिस, बड़े आराम से जाएगा, gmm/2r आ जाएगा, ठीक है। किसी ने सर r से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, मैंने कहा क्यों, कहते मजा आएगा। मैंने कहा ठीक है, gm/r² ने अचानक से कहा मैं तो g हूं, मैंने कहा ओके, तो बन गया mgr/2 विच इज ऑप्शन 1। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब बेटा इससे बकवास क्वेश्चन 119 से आसान क्वेश्चन ना बेटा जिंदगी में अगर मिल जाए आपको कहीं पर भी किसी भी बुक में तो बड़ी बात होगी। बेटा ये ना बच्चे को मालूम होता है, जिसने साइंस नहीं भी पढ़ी होती उससे भी अगर आप पूछेंगे कि सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस क्या होता है, जो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, क्या वो स्विच होता है, क्या वो फ्यूज होता है, क्या वो कंडक्टर होता है या वो इंडक्टर होता है। बेटा बच्चा जानता होता है फ्यूज होता है जो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। ज्यादा करंट आता है तो वो फ्यूज जो होता है वो वायर जो होती है मेल्ट हो जाती है और करंट आना बंद हो जाता है, तो नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस क्या होता है बेटा, फ्यूज। सर्किट प्रोटेक्टिंग डिवाइस क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्यूज, ठीक है। जो वायर होती है वो मेल्ट कर जाती है, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है, एक पत्थर है या मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो आर ए रेडियस पे घूम रहा है वी स्पीड से और एक घूम रहा है आर बी रेडियस से वी बी स्पीड से, और कह रहे दोनों का टाइम पीरियड सेम है, तो रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बताइए। अब बताइए कैसा क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इसको भी वही टाइम लग रहा है और दूसरे को भी वही टाइम लग रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी बेटा ω/ω/b जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा 2π/t होती है एंगुलर वेलोसिटी, और टाइम पीरियड दोनों का सेम है। बेटा 2π घूमना है t सेकंड में, एक सेकंड में जो एंगल घूमते हैं उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। t सेकंड में 2π एंगल घुमा, एक सेकंड में 2π/t। एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियंस पर सेकंड इज द यूनिट, कितने रेडियंस घूमेगा पर सेकंड, 2π घुमा है t सेकंड्स में, तो एक सेकंड में कितना घूमेगा 2π/t। तो रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी क्या देगा 1:1। बहुत ही बकवास क्वेश्चन था। अगला कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट पे क्वेश्शन है, कह रहे हैं कैपेसिटर है जिसमें वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं 3 वोल्ट पर सेकंड से और कैपेसिटेंस से 20 माइक्रोफैरेड, तो डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट पूछे क्या होगा, समथिंग कॉमा समथिंग। पहली बात तो वो समथिंग कॉमा समथिंग जो दोनों समथिंग होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और बराबर तो दो ऑप्शन है, या तो 0-0 है या 60-60 है। तो बेटा बिल्कुल डेफिनेट हो गया कि बेटा 60-60 ही सही आंसर, वो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, जीरो कैलकुलेशन। बेटा ये बच्चा जानता होता है जो कंडक्शन करंट होता है वही डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है। अब बेटा क्या है बेटा, कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट अगर बराबर है तो कंडक्शन करंट होगा क्या dq/dt, और चार्ज बढ़ रहा है यस, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रही है तो चार्ज भी बढ़ रहा है। कह रहे वोल्टेज इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकेंड, ठीक है।
तो डी क्यू बाई डी टी पूछा है बेटा, क्यू हो गया CV, डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, करंट क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी, वो क्या हो जाएगा C इंटू डी वी बाई डी टी। अब बेटा ये है 3 और ये है 20 माइक्रोफेरेड, 20 इंटू 3 60 माइक्रो एम्पियर है ना, और कंडक्शन करंट 60 माइक्रो एम्पियर है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या होगा 60 माइक्रो एम्पियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे है, कह रहे हैं वाई प्रोजेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। आइए देखते हैं, इसको भी समझते हैं। ये बेटा यहाँ पे पार्टिकल है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, कंडक्शन करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो बेटा यहाँ पे है और चलना चालू हो रहा है, और जो टाइम पीरियड दे रखा है क्वेश्चन में वो मेरे को दे रखा है 4 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम पीरियड दे रखा है 4 सेकेंड्स, और रेडियस क्या दे रखा है, रेडियस प्यारे बच्चों मेरे को दे रखा है 3 मीटर, ठीक है। अब जब ये चलेगा, सोच के देखिए, एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 4 पाई बाई 2। ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो उसकी शेडो बतानी है बेटा, वो कैसे चलेगी। 1 सेकंड में ओमेगा घूमेगा, टी टाइम में ओमेगा टी, ये हो गया पाई बाई 2 टी, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 है, 3 कॉस पाई बाई 2 टी, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या देगा 3 बेटा हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा बेस, हाइपोटेन्यूस कॉस थीटा बेस। आप समझ पा रहे हैं, ये 3 है, ये 1 सेकंड में पाई बाई 2 घूमेगा, क्योंकि 2 पाई घूम रहा है 4 सेकंड में, तो 1 सेकंड में पाई बाई 2, तो टी सेकंड में पाई बाई 2 टी, ठीक है। तो बेटा ये पाई बाई 2 टी हो गया, तो हो गया 3 कॉस पाई बाई 2 टी, खत्म, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा सही इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन 2, 3 कॉस पाई बाई 2 टी। नेक्स्ट कह रहे हैं एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब देखिए पेपर बेटा काफी आसान है, इनफैक्ट पेपर यही वाला आसान नहीं, आपका पेपर भी काफी आसान है, बस कॉन्फिडेंटली करना है। आप पेपर को कॉन्फिडेंटली अटैक करेंगे, पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा। पेपर को घबरा के करेंगे, आसान क्वेश्चन भी मुश्किल दिखाई पड़ेगा। फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या ट्रू है बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है उसमें बेटा बताइए। एन टाइप में होता है इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में होते हैं होल्स। पी टाइप में क्या होता है होल्स, और बेटा जो डोपेंट होता है वो कौन सा होता है बेटा ट्राइवेलेंट। डोपेंट कौन सा होता है इसमें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जब बेटा हम जो डोपेंट डालते हैं उसमें क्या होता है बेटा 3 होते हैं आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन, तो एक जो होता है बेटा वो खाली रह जाता है, ठीक है। मतलब एक यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, है ना, बाकी सब में तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एक होल क्रिएट हो जाता है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा डोपेंट क्या होता है बेटा ट्राइवेलेंट, और पेंटावेलेंट किस में आता है बेटा एन टाइप में। पेंटावेलेंट किस में आता है एन टाइप में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, काफी आसान है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, डीसी सप्लाई। बेटा 6 सिमिलर बल्ब है ऐसे, ठीक है। तो आर 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 बाय 3, ये 3 पैरेलल में 3 पैरेलल में, और ये आपस में सीरीज में आर बाय 3 प्लस बेटा आर 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 का आर बाय 3 हो जाएगा। अगर आपको लगे कि मैं लिख के करूं तो मैं कर देता हूं, 1 बाय आर इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर। 2 होते हैं तो आर बाय 2, 3 होते हैं तो आर बाय 3, एक जैसे होते हैं एन होते हैं तो आर बाय एन, तो आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा आर बाय 3। अब आर बाय 3 प्लस आर बाय 3 लिख के तो बोलूंगा नहीं 2 आर बाय 3। तो पहले कह रहे 2 कंडीशन में पावर का रेशियो बताना है। एक कंडीशन ये है और दूसरी कंडीशन है व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ब्लोइंग, जब इसमें से 2 और इसमें से 1 ब्लो कर, मतलब दूसरी कंडीशन ये है, इन दोनों में पावर का रेशियो बताना है, टोटल पावर कंज्यूम्ड का रेशियो। इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें जो पावर डिलीवर होगी बेटा, पावर जो मतलब जो डिसिपेट होगी टोटल, वो क्या हो जाएगी E² अपॉन 2R/3, और इसमें क्या हो जाएगी आर आर का R/2, R/2 प्लस R3 R/2। तो इसमें जो पावर डिसिपेट होगी वो क्या हो जाएगी E² अपॉन 3R/2।
बेटा अब रेशियो लेना है, होप सब लोग कर लेंगे। P1 बाई P2 बताना है, कितना आ जाएगा बेटा 3/2 अपॉन 2/3, 9/4 विच इज इन ऑप्शन 4। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप देखिए बड़े आराम से होते चले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ गैस फिल्ड इन कंटेनर वुड लीड टू। बेटा एक कंटेनर है, उसमें गैस है और उसमें हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो कह रहे क्या हुआ, डिक्रीज इन इट्स प्रेशर। बेटा ये कंटेनर है, इसमें गैस है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो गैस मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ जाएगी। प्रैक्टिकली सुनते, गैस मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल तेज टकराएंगे तो फोर्स ज्यादा लगाएंगे, प्रेशर ज्यादा आएगा, तो कह रहे प्रेशर डिक्रीज करेगा। और अगर आपको लगे नहीं हमको ऐसे नहीं करना है, हम तो इक्वेशन से ही करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल वही है, आर वही है, वॉल्यूम वही है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अगला, डिक्रीज इन इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। भैया ये तो बिल्कुल ही बकवास बात है, भैया वॉल्यूम वही है, मॉलिक्यूल्स उतना ही है, तो बेटा इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होगा या बढ़ेगा, ये तो बिल्कुल बेकार बात है, उतने का उतना ही रहेगा। इंक्रीज इन इट्स मास, बेटा मास पे क्या इफेक्ट पड़ना है बेटा, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा ऐसा नहीं होता कि गर्मियों में बेटा मास हमारा बढ़ जाए और सर्दियों में कम हो जाए, ऐसा तो होता नहीं है। कह रहे हैं इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बेटा जो इंटरनल एनर्जी होती है बेसिकली काइनेटिक इन नेचर होती है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा F/2 nRT। क्या होती है बेटा F/2 nRT, क्या होती है बेटा F/2 nRT। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेटा YDSC का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 126। ये बेटा YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि बेटा जो कह रहे हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ है ना वो 0.2 डिग्री थी, हमने अपरेटस को पानी में डाल दिया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी। बेटा मैं आपको याद दिला देता हूँ, बेटा बीटा जो होता है, जो फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है वो क्या होती है बेटा बीटा बाय कैपिटल डी विच इज लैम्डा बाय स्मॉल डी, ये होती है। और बेटा अगर किसी मीडियम में डाल देंगे तो लैम्डा से बेटा वेवलेंथ चेंज होगी, क्या हो जाएगी लैम्डा बाय म्यू। आप ये कह सकते हैं बेटा फॉर्मूला क्या होता है, μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2। बेटा ये रिलेशन होता है μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2, μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2। यहाँ से भी आप कह सकते हैं पहले 1 था मीडियम एयर था और बाद में म्यू वाला आ गया और लैम्डा डैश हो गया, तो लैम्डा डैश क्या है लैम्डा बाय म्यू, तो बेसिकली अपॉन म्यू हो जाएगा। तो पहले अगर 0.2 डिग्री थी एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो अब क्या हो जाएगी अपॉन 4/3, जिसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी। अब जो नई एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ जाएगी वो क्या आ जाएगी बेटा 0.15 डिग्रीज, विच इज इन ऑप्शन 4। काफी आसान क्वेश्चन था। अगला बेटा 127th क्वेश्चन, बेटा ये तो बच्चे को याद होता है, ये ग्रेविटेशन में भी यूज होता है और बोहर्स मॉडल में भी सेम रिलेशन आता है। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कह रहे टोटल एनर्जी -3.4 है, तो काइनेटिक पोटेंशियल बताओ। टोटल एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड इज हाफ ऑफ पोटेंशियल। टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये क्या आ जाएगा बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी -6.8। तो क्या आ गया बेटा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया, पूछा क्या क्या है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। 3.4 -6.8 विच इज इन ऑप्शन 1। 3.4 -6.8। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा पूछा है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा पॉजिटिव, पहला वाला पॉजिटिव होना चाहिए था और दूसरा वाला नेगेटिव, ऐसा भी ऑप्शन एक ही था। सॉल्व करने की इसको भी जरूरत नहीं थी, गलती हो गई मेरे से सॉल्व करके। पहला पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव होती है और पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन वाली सिचुएशन में क्या आती है बेटा नेगेटिव आती है, तो पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव आंसर होना चाहिए था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। कह रहे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है विजिबल लाइट में। अरे भैया विबग्योर होता है बेटा, है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है रेड की, और मिनिमम किसकी होती है वॉयलेट की। कम से कम ऐसा क्वेश्चन तो होना ही चाहिए था। YDSC करा रहे हैं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ किससे आएगी, रेड से, क्योंकि लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होता है, तो लैम्डा जिसका ज्यादा उसकी फ्रिंज विड्थ ज्यादा। पर इन्होंने तो नास ही मार दिया, इन्होंने कुछ नहीं पूछा, कह रहे बस वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं एक मीडियम, दो मीडियम की बाउंड्री है, उस पर TIR हो रहा है ना।
दो मीडियम में TIR की कंडीशन है, कह रहे बताइए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा जब क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होगी। बेटा ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आ गया आपके सामने। बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है क्रिटिकल एंगल पे जब रे आती है? 90 डिग्री। कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। आई होप बेटा ये तो बातें अपने को बड़े अच्छे से मालूम होती है, इसको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है ना। जो एंगल होता है बेटा वो 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों? 90 डिग्री। जब क्रिटिकल एंगल पे रे आती है ना थीटा सी पे, तो कितने पे जाती है बेटा? 90 पे। कितने पे जाती है? 90 पे। बिल्कुल सही, शानदार। तो इसके बाद कह रहे हैं अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 200 किलोग्राम। डिस्क है, रोल करती हुई जा रही है, सेंटर की स्पीड कह रही है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट? बेटा कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क तो पहली बात जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि रोकना है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो कि है, तो कुछ नेगेटिव आना चाहिए, पर सारे ऑप्शन पॉजिटिव है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये अगर डिस्क है तो बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर कोई बॉडी रोल करके जा रही हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई किसके अबाउट लेना था? बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। हाफ 3/2 mr स्क्वायर। क्यों? mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर, ये हो गई काइनेटिक, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और r ओमेगा हो जाएगी रफ्तार v। तो बेटा v स्क्वायर क्या बन जाएगा? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड। 0.2 का स्क्वायर 0.04, तो 3/4 मास कितना दे रखा है बेटा? 100 kg, और ये आ रहा है बेटा 0.2 का स्क्वायर 0.04, दैट इज 4/100 3। तो बेटा 3 जूल काइनेटिक एनर्जी, उतना ही मेरे को वर्क करना पड़ेगा। एक्चुअली तो -3 करना पड़ेगा रोकने के लिए, क्योंकि बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता हुआ आ रहा है इधर को, है ना, तो रोकने के लिए फोर्स तो इधर को लगाना पड़ेगा ना, डिस्प्लेसमेंट इधर की हल्के हल्के रुक जाएगा। तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क तो नेगेटिव आएगा। पर बेटा अब ये कह रहे हैं भैया अब सारे ऑप्शन पॉजिटिव, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास m इज सस्पेंडेड by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus L, capital L plus small l। तो कह रहे हैं potential energy stored in the wire। बेटा ये तो बहुत ही आसान है, स्प्रिंग में भी इसी तरीके की बात होती है और वायर में भी। चलिए आइए बता देते हैं। स्प्रिंग होता तो क्या बोलते हैं बेटा? रिलेशन तो वही आता है बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये वायर, इसका यंग्स मॉडुलस मान लो y है ना, तो टेंशन पर यूनिट एरिया स्ट्रेस, और मान लो x इलोंगेशन आया L लेंथ में, तो x बाय L ये हो गया स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया यंग्स मॉडुलस, तो टेंशन क्या आ गया? YA बाय L इंटू x। ठीक है, YA बाय L इंटू x। ठीक है, YA बाय L इंटू x। तो बेटा यहां पर भी टेंशन kx आ रही है, और जो स्प्रिंग होता है उसमें भी टेंशन क्या निकल के आती है प्यारे बच्चों? kx। mg इक्वल टू kx बोलते हैं यहाँ पे भी, और एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ kx स्क्वायर। हाफ kx स्क्वायर को लिख देते हैं हाफ kx इंटू x। kx हो गया बेटा टेंशन विच इज mg, हाफ mg इंटू इलोंगेशन, जो कि क्वेश्चन में स्मॉल l कह रखा है, x के बदले स्मॉल l, तो बेटा हाफ mgl। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या हो जाएगी बेटा? हाफ mgl। क्या हो जाएगी? हाफ mgl। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, ये आरबीडी का क्वेश्चन है। अब इसको बेटा किसी भी, मतलब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले बता देता हूं क्वेश्चन क्या। सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। मास 2 किलोग्राम है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 RPM। ठीक है, टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशंस। अब होता क्या बच्चे, गड़बड़ पता क्या कर जाते हैं? 2 पाई उनको लगता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, 2 पाई रेवोल्यूशंस है। एक रेवोल्यूशन में कितना घूमता है? 2 पाई। कितने रेवोल्यूशन में उसको रोका जा सकता है? इसको करने के बेटा दो तरीके हो सकता है आपके दिमाग में वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाए, हो सकता है आपके दिमाग में टाउ इक्वल टू आई अल्फा आ जाए। टॉर्क पूछा है तो बेटा अब कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा रोकने के लिए? काइनेटिक एनर्जी कितनी, पहले तो ये देख लेते हैं। सॉलिड सिलेंडर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। अब सॉलिड सिलेंडर है लेकिन एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है, इसके अबाउट घूम रहा है, बड़ी बढ़िया बात है। और कितनी काइनेटिक एनर्जी देगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में आई क्या आएगा? mr स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मास कितना दे रखा है बेटा? 2 kg, रेडियस क्या दे रखा है? 4 सेंटीमीटर, तो 1/4 2, रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, 4/100 का स्क्वायर, और ओमेगा कितना दे रखा है प्यारे बच्चों? ओमेगा दे रखा है मेरे को 3 RPM है।
3 रोटेशन पर मिनट। तो एक रोटेशन में 2 पाई, तो 3 रोटेशन में 3 इंटू 2 पाई दैट इज 6 पाई घूमेगा एक मिनट में, तो एक सेकंड में अपॉन 60, ये हो गया ओमेगा। नहीं है बेटा, अगर आरपीएम अगर आर है तो एक सेकंड, एक रोटेशन में 2 पाई घूमेगा, आर रोटेशन में 2 पाई आर है ना, और ये 60 सेकंड में हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना एंगल घूमेगा, अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड। ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी आ गई, और काइनेटिक एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी है तो उतना ही मेरे को वर्क करना पड़ेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। और वर्क डन क्या होता है बेटा, टाउ इंटू थीटा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है बेटा, 2 पाई रेवोल्यूशन में रोकना है, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई घूमता है, तो 2 पाई रेवोल्यूशन में 2 पाई इंटू 2 पाई। तो पहली बात तो पाई स्क्वायर को उड़ाना था, ये लो ठाए ठाए। अब बेटा ये आ गया 4, एक 4 यहां से जाएगा, एक 4 यहां से जाएगा, ठीक है भैया ये भी गया। अब बचा क्या 2, 6 बाई 60, 1/10, 1/10 स्क्वायर 1/100, बहुत बढ़िया। तो 2 इंटू 10 की पावर -4, 2 इंटू 10 की पावर -4। अरे ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, दैट इज कोई हम कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए, बड़ी चेक करना पड़ेगा। आइए फटाफट से देखते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक। 2 पाई रेवोल्यूशन में रोकना है, तो टाउ थीटा वर्धन ये हो गया, बिल्कुल सही है, हाफ आई एम आर स्क्वायर बाई 2। मास क्या लिया है 4, मास क्या है 2 लिया है, रेडियस देगा 4 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर बाय 2 भी लिया है क्योंकि 1/4 बना दिया इसको। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 रोटेशन पर मिनट है, तो एक रोटेशन में कितना घूमता है 2 पाई, तो 3 रोटेशन में 3 इंटू 2 पाई 6 पाई घूमेगा एक मिनट में, दैट इज 60 सेकंड में, तो एक सेकंड में अपॉन 60, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई हमसे, आइए देखते हैं क्या गड़बड़ है भैया। अच्छा ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, 1/100 का स्क्वायर है, और ये 1/10 का स्क्वायर, तो 10 की पावर -6 यार, बिल्कुल सही है ना। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया, थोड़ा सा वो कैलकुलेशन गड़बड़ा गई थी, बाई चांस है वो ऑप्शन नहीं था, नहीं तो पेपर में भी अगर कैलकुलेशन गड़बड़ा जाए तो बेटा गड़बड़ हो सकती है, तो इसका मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करनी हुई, लिखा भी हो स्क्वायर लेकिन बाई चांस तो कभी कभी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती, तो इसको मतलब आपको ध्यान से करना होगा ताकि गलती ना हो जाए, है ना। मैं चाहता तो बेटा इस पोर्शन को वीडियो से डिलीट कर सकता हूं, पर बताना यही चाह रहा हूं कि ऐसी गलती आपसे भी हो सकती, तो बहुत सतर्क रह के पेपर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 133, इसमें क्या कह रहे हैं, अच्छा इसको करने का एक और तरीका जो मैं बोल रहा था वो क्या हो सकता है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। टॉर्क कितने रोटेशन में रोक रहे हैं, 2 पाई रोटेशन में, तो लगा दीजिए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब ओमेगा फाइनली 0 हो गया क्योंकि रुक गया, और ये अल्फा नेगेटिव होगा, तो यहां से क्या जाएगा 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर -2 अल्फा थीटा। अब यहां से अल्फा निकाल लीजिए, अल्फा क्या आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 थीटा। ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट कितना हो जाएगा बेटा, इनिशियल कितनी थी 6 पाई, अभी तो ये निकाल ही लिया था बेटा, क्या था 3 आरपीएम था, हाँ 3 इंटू 2 पाई बाय 60, ये तो बताया 6 पाई बाय 10, तो ओमेगा नॉट तो पाई बाय 10, तो पाई बाय 10 का स्क्वायर बाय 2 थीटा, और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रोकना है 2 पाई रेवोल्यूशन, तो 2 पाई रेवोल्यूशन का मतलब हुआ एक रेवोल्यूशन में 2 पाई घूमता है, तो 2 पाई में कितना घूमेगा 2 पाई इंटू 2 पाई, तो थीटा हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, ये पाई स्क्वायर की झंड हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया 1/4 और ये 1/100, तो पॉइंट या 2.5 कह देता हूं इसको मैं, इंटू ये 10 की पावर -4 आ रहा था, और एक 10 वहां पर मैंने ले लिया उधार, तो 10 की पावर -10 की पावर -2, 10 की पावर -3 बन जाएगा। तो ये आ गया प्यारे बच्चों अल्फा, अल्फा क्या निकल के आ गया, ये आपके पास अल्फा निकल के आ गया, ठीक है। अब अल्फा के बाद प्यारे बच्चों मेरे को कह रहे हैं कि बताइए अब टॉर्क कितना, टाउ इक्वल टू आई, अल्फा यूज कर लीजिए। आई अभी बताया कैसे निकालेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2, मास कितना है 2, रेडियस कितना है 4/100, सेंटीमीटर में था मीटर में कर दिया बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा, अल्फा कितना है ये निकाला, इसको मैं 10/4 भी कह सकता हूं ऐसे, ठीक कर देते हैं 10/4 ही कह देते हैं, इंटू 10 की पावर -3, तो ये बेटा क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए बस, ये 2 गया एक 4 बच गया, ये 4 बच गया एक, टाउ इक्वल टू आई अल्फा हाफ एम आर स्क्वायर अल्फा, और अल्फा क्या था 2.5,
2.5 मतलब 10/4, ठीक है, ये आ गया। देखिए बच्चों, इसको करने का एक और मेथड क्या हो सकता है, एक और मेथड बेटा ये हो सकता है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो पहले हम लगाएंगे ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। मैं जानता हूं अल्फा नेगेटिव हो क्योंकि रुकने वाला है, ये 0 हो गया। और ओमेगा नॉट कितना है बेटा, अभी मैंने ऊपर निकलवाया ही था बेटा, ये 6π/60 दैट इज π/10। ओमेगा की वैल्यू π/10 है। कैसे पता बेटा, 3 RPM था, तो बेटा 3 रोटेशन हो रहे पर मिनट, तो एक कितना एंगल घूमेगा पर मिनट, 3 × 2π। 1 मिनट में 60 सेकंड में इतना घूमेगा, तो 1 सेकंड में अपॉन 60, तो ये कितना आ जाएगा π/10। तो π/10 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा, मैं जानता हूं माइनस ही आएगा, ठीक है, और थीटा क्या हो जाएगा 4π स्क्वायर। अभी बेटा समझाया था कैसे, क्योंकि बेटा 2π रेवोल्यूशन के बाद रुक रहा है, तो एक रेवोल्यूशन में 2π घूमता है, तो 2π रेवोल्यूशन में 2π × 2π। ये पाई स्क्वायर उड़ाइए यहाँ से, बहुत शानदार, ये 8 आ गया। यहाँ से अल्फा क्या निकल के आ गया, अल्फा निकल के आ गया है 1/800, ठीक है। अब टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा लीजिए। आई क्या है बेटा, mr²/2। मास कितना है 2, बेटा ऊपर लिखा ही हो वही चीजें कॉपी कर लेते हैं। 2 r² कितना हो जाएगा 4/100² mr²/2 अल्फा। अल्फा कितना है बेटा 1/800, लिख डालते खटाक से, तो ये 2 तो गया, ठीक है। अब ये चीज क्या बन जाएगी 16/8 हो जाएगा 2, तो नंबर तो 2 आ गया। और 10 की पावर में क्या रहा है, 2 0 का स्क्वायर, 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, तो 2 × 10 की पावर -6। अरे वाह, वही क्वेश्चन, वही आंसर तो वही आया, क्योंकि क्वेश्चन वही है, बस तरीका थोड़ा सा अलग कर दिया। ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, वो थोड़ा सा पहले वाला शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं, पहले अल्फा निकाल रहे हैं, फिर टाउ इक्वल टू आई अल्फा। उसमें डायरेक्टली क्या करें, टाउ × थीटा बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वो एक स्टेप लग रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है +q - q, दो चार्जेस हैं, +q - q दो चार्जेस हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये दो चार्जेस है +q - q, एक से उठा के 25% चार्ज दूसरे पे डाल दिया, एक से उठा के क्या कह रहे हैं 25% चार्ज हमने दूसरे पे डाल दिया। बता रहा हूं, बस 1 सेकंड रुकेंगे। ये है क्वेश्चन, +q और यहां पे है -q, इनके बीच में फोर्स है F। कितना फोर्स है F। हमने क्या किया बेटा, एक से हमने कुछ चार्ज उठाया 25% और दूसरे पे डाल दिया, तो ये भी 3/4 बचा, और उसने जाके उसका q/4 खा लिया, तो वो भी -3 q/4 बचा। तो पहले जो फोर्स था वो k q1 q2 k q²/r² था, अब k 3/4q × 3/4q, तो क्या हो जाएगा 9/16 टाइम्स हो जाएगा फोर्स। तो पहले अगर F था बीच में फोर्स, तो अब क्या हो जाएगा 9F/16, क्योंकि k q1 q2/r² है ना बेटा, सोच के देखिए। अब यहां पर बेटा दोनों तरफ जो है वो 3/4 आ गए, तो 3/4 बेटा फोर्स क्या हो जाएगा 9/16, फोर्स क्या हो जाएगा 9/16, है ना। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं, ठीक है, कोई खास मुश्किल बात तो है भी नहीं वैसे भी, है ना। तो बेटा देखना क्या था बेटा, 1/4 एक से 1/4 चार्ज उठा के दूसरे पे डाला, तो 3/4 चार्ज रह गया, 3/4 इस पे रह गया। तो बेटा फोर्स जो था प्रोडक्ट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, तो 3/4 × 3/4 9/16 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9/16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 134। ये रेनबो पे बच्चों एक क्वेश्चन है, तो रेनबो का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले एक वीडियो देख लेते हैं छोटी सी, और मैं चाहूंगा ये वीडियो आप लोग 3-4 बार देखें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। Rainbow is an optical phenomena formed when visible light is scattered by airborne water particles and the sun is shining from behind you at a low altitude angle. This means that you will usually see rainbows in the western sky during the morning and in the eastern sky during the early evening. We see sunlight as white light, but it is made up of a spectrum of different colors, each having a different wavelength. As water is more dense than air, light passing from the air into a water droplet slows down and changes direction in the process called refraction. The different wavelengths slow by different amounts, with the shorter blue and violet wavelengths refracting more and going through an increased change of direction than the longer red wavelengths of light. This splits the white light into its component colors by dispersion. As the light hits the back of the droplet, if the angle of incidence is large enough, it will be internally reflected back out of the droplet. As the light exits the droplet, it speeds up and is refracted again, further dispersing the colors.
Due to the reflection from the back of the droplet, the blue light emerges at the smaller angle of 40 degrees to the incident white light, while the red light emerges at a larger angle of 42 degrees. This is why we see blue on the inside of primary rainbow arc and red on the outside. If you are standing in the right place, you will see the dispersed sunlight reflected back towards you as a colorful curved rainbow. Beyond the 7 well-known colors, a rainbow is actually made up of a continuous spectrum of colors, including those that the human eye cannot see. In the double or secondary rainbow, a weaker second arc is seen outside the primary arc. This is caused by the light being reflected twice inside the droplet, resulting in the order of its colors being reversed. We see curved rainbow because the collection of water droplets that form the correct angle between yourself, the droplet and the sun produce a cone shape pointing at sun with you at the tip. Because of this cone shape, you will see a larger rainbow if the reflecting water droplets are farther away from you. The base of the cone forms a circle at an angle of 40 to 42 degrees to the line between your head and your shadow. This means that rainbows always form as full circles, but as the horizon gets in the way, only an arc centered on the shadow of your head or anti-solar point will be seen. You would need to be high enough above the Earth's surface to see it all. As two people cannot physically occupy the same space, the anti-solar point would vary and light would reach you at a slightly different angles, making your rainbow unique to you. The height of the sun determines the position of anti-solar point and therefore how much of an arc is visible. The higher the sun is in the sky, the smaller the arc of the rainbow above the horizon. So you will rarely see rainbows in the middle of the day. Rainbows are not fixed objects but appear to move as you move. This is because the light that forms the rainbow does so at a specific distance and angle which will always stay the same. So while the rainbow you see is always unique to you, you can never reach the end of it. जो आप लोगों ने वीडियो 2-3 बार देख ली होगी, नहीं तो बेटा 2-3 बार देखिए ताकि आपको ना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। इस बार भी अगर क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाएं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था बेटा, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेनबो। एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टुवर्ड्स द सन। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, अभी हमने वीडियो देख ही लिया है। बेटा क्यों ऐसा है? क्योंकि फ्रंट अगर सन की तरफ होगा तो बेटा सन की डायरेक्ट इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होगी कि जो रिफ्रैक्शन होके दोबारा रिफ्रैक्शन होके बेटा बहुत ही कम सी इंटेंसिटी जो आपको मिलेगी वो इतनी नेग्लिजिबल होगी कि वो आपको विजिबल ही नहीं हो पाएगा सन के सामने। ठीक है, तो यही गलत स्टेटमेंट है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है? रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, जो कि अभी मैंने आपको दिखाया। डिस्पर्जन क्यों? डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? एंगुलर स्प्लिटिंग, तो एंगुलर स्प्लिटिंग हो रही है ना। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है ना, तो बिल्कुल सही बात है। TIR नहीं हो रहा है बेटा, वो पार्शियल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, और पार्शियल रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। ठीक है, व्हेन द लाइट रेज अंडरगो इंटरनल रिफ्लेक्शन टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप, अ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही बात है। और द ऑर्डर ऑफ कलर्स इज रिवर्स्ड इन द सेकेंडरी रेनबो, जो हमने वीडियो में देखा। तो ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट्स। और बेटा सन अगर हम सन की तरफ अगर मुंह करके खड़े होंगे, if we are facing towards the sun, then we cannot see the rainbow because light directly coming from sun has such high intensity that the rainbow will not be visible. आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूँ। फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए ताकि आपके मन में ये बैठ जाए। वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस बार ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होना चाहिए, रीज़न बीइंग कि लास्ट ईयर आया है ना। थैंक यू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, तो आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। बेटा ये थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है, थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें घोटाला है। अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ अननोन लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। बेटा ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर ये तो कहना चाहिए था दोनों का इंक्रीज इन लेंथ बराबर है। इंक्रीज इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट है, मतलब मेरी तो समझ से परे हो जा रही है। तो मेरे को लग रहा है कि शायद ऐसा कहना चाहिए था, या तो दोनों की लेंथ में इंक्रीज बराबर आ रहा है, मतलब। और वैसे तो मतलब ये क्वेश्चन देख के मतलब अगर स्टूडेंट ने अगर पढ़ाई कर रखी है तो उसके मन में यही चीज आएगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चों ने किए होते हैं। और दूसरे की लेंथ ये है,
एक की लेंथ मान लो L2 है कि L1 है, जो डिफरेंस इन लेंथ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता था कि L1 माइनस L2 जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये आप ऐसे कह सकते हैं L1 माइनस L2 जो पहले थी वैल्यू बाद में हो जाएगी L1 डैश माइनस L2 डैश, मान लो टेम्परेचर बढ़ने पे, और वो क्या हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, और L2 डैश क्या जाएगा बेटा L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये क्या बन जाएगा L1 माइनस L2, ये कट जाएगा यहाँ से, L1 भी गया L2 भी गया, तो यहां से आगे जाएगा L1 अल्फा 1 डेल्टा थीटा इज इक्वल टू L2 अल्फा 2 डेल्टा थीटा, ये भी उड़ाइए, तो L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। अब एक का जिसका हमको पूछा है अल्फा, बेटा मेरे को क्या कह रहा है, कॉपर रॉड की लेंथ है 88 सेंटीमीटर, ठीक है, और अल्फा क्या दे रखा है कॉपर का अल्फा दे रखा 1.7 इंटू 10 की पावर -5, और दूसरे की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, अच्छा वो निकालनी है, और एल्यूमिनियम का अल्फा क्या रहेगा 2.2 इंटू 10 की पावर -5, ये गया, ठीक है। यहां से पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 0 लगाइए, 22 4 जा 17 4 जा 68 हो जाएगा, तो लेंथ कितनी आ गई बेटा एल्यूमिनियम की लेंथ आ गई 68 सेंटीमीटर। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। फिर से बता दे रहा हूं बेटा, हमको ये कहना चाहिए था डिफरेंस इन लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो L1 माइनस L2 वो कांस्टेंट है, दैट इज जो बाद में लेंथ देंगे L1 डैश L2 डैश, डिफरेंस वही, तो L1 माइनस L2 इज इक्वल्स टू L1 डैश माइनस L2 डैश, L1 डैश क्या हो जाएगा बाद में लेंथ क्या हो जाएगी L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा, L2 डैश क्या हो जाएगा L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा। ठीक है बेटा, जो टेम्परेचर बढ़ने पे जो लेंथ आ जाती है वो क्या होती है L इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। मैंने इनिशियली L1 मान ली तो क्या हो जाएगी L1 डैश मैंने मान लिया टेम्परेचर बढ़ने के बाद, तो वो हो जाएगी L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। और L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा, ठीक है। यहां से आपने निकाल ली L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2, बड़े आराम से आप समझ पाए होंगे मेरे हिसाब से, है ना। तो बेटा आज के लिए फिर अपने पास इतना ही है, यही था लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जितना भी टाइम बचा है बस थोड़ा सा अच्छे से डिवोट कर लीजिए। मेंस के पेपर्स के सॉल्यूशंस देखिए, एफएसटीज के सॉल्यूशंस देखिए, है ना। जो अपने मतलब अपने दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पे हैं, जो आपने अटेंड कर रखे हैं, जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जितने सॉल्यूशंस देख सकते हैं उतने सॉल्यूशंस देखिए। डिपेंडिंग अपॉन आपकी तैयारी का लेवल क्या है, जो सब्जेक्ट कमजोर है उसके जितने सॉल्यूशन देख लें, लेकिन ध्यान से देखिए, है ना। जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं एक बार लिखिए, एक बार देखने के बाद तुरंत हाथ से क्वेश्चन सोच लीजिए कैसे होगा, फॉर्मूला क्या यूज होगा, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बढ़िया से बेटा मेहनत करें, आखिरी टाइम को यूटिलाइज करें। प्रिपरेशन जैसे रिवीजन अगर आप करना स्टार्ट करें, 13 सितंबर को एग्जाम है, तो ऐसा ना करें कि एक ही चैप्टर को लेकर पूरा एक दिन बैठ जाए, बेवकूफ़ी होगी। आपका बहुत सारा है, तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपसे, ये सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि एक चैप्टर में बहुत ज़्यादा समय लगा दे रिवीजन में, क्योंकि बेटा ये टाइम बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी वाला करना है। जैसे रिवीजन सीरीज देखिए अपने, अगर आप क्लासरूम नोट्स पकड़ के अगर मतलब बैठ जाएंगे और एक एक एग्जांपल उसका देखने लगे, हाथ से करने लगे सॉल्व, तो बेटा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा ना करें, कोशिश करें अभी जल्दी जल्दी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बस दिमाग में होने चाहिए। कैसे होगा एक बार बस सोचिए, ऐसे होगा, और उसका सोल्यूशन मैच कर लीजिए, वैसे आ रहा है। थोड़ा सा जल्दी करिए, है ना। हाँ, बीच में कुछ एक पेपर्स करते रहिए ताकि प्रैक्टिस चालू रहे, प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। बाकी बढ़िया मेहनत करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा सक्सेसफुल होना। बड़ी बार बोल चुका हूँ ये बात, आपकी जिम्मेदारी है, बेहद ज़रूरी है बेटा आपका कामयाब होना। तो बढ़िया मेहनत करें, कामयाब हों, है ना। घर वालों की सेवा करें बढ़िया होके, मतलब आप कामयाब होंगे तो बेटा घर वालों को बढ़िया खुश रख पाएंगे, है ना। समाज को बेटा थोड़ा सा आप हेल्प कर पाएंगे, आप लोगों को जॉब दे पाएंगे, है ना। तो कोशिश करें, बढ़िया मेहनत करें, आगे बढ़े, बढ़िया से पूरी 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 जान लगा दें। आखिरी में ऐसा नहीं कि हम हताश होकर बैठ जाएं कि भाई मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, है ना। आखिरी में कई बच्चे कहते हैं पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बेटा ये पढ़ने का मन नहीं करना, ये बेटा बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला स्टेटमेंट है ना। अपना रीजन याद रखिए किस लिए पढ़ना है ना। मेरे को अपने भाई बहनों को कामयाब करना है, मेरे को अपने घर वालों को बढ़िया सर्व करना है, मेरे को देश के लिए कुछ बढ़िया करना है। तो बेटा बढ़िया से सोचिए, बढ़िया मेहनत करिए, आगे बढ़िए। ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ आपके साथ 4-5 दिन बाद। थैंक यू।